नमस्कार। अब तक हमने राजस्थान की जनसंख्या का वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। राजस्थान में जो जनसंख्या है का वितरण है वो अपना आप में किस तरह की विशेषताएं रखता है उनका हमने विशेष रूप से अध्ययन किया। अब हम राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप है उसको हम नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। राजस्थान में जो मुख्य रूप से वितरण प्रतिरूप है वो 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जन बसाव विरल है। इसके अलावा हम देखते हैं मध्य दक्षिणी का अरावली पहाड़ी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं और पूर्वी समतली मैदान में जो सघन बसाव क्षेत्र है इनको हम मुख्य रूप से इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान में जो जनसंख्या वितरण है उसके बारे में हम बात करें तो ये सभी जगह समान नहीं है। प्राचीन काल से ही जनसंख्या वो मुख्य रूप से अपने आप में जो प्राकृतिक केंद्र हैं जहाँ जल हो, समतल मैदान हो, वहाँ बसाव की स्थिति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जो राजस्थान में मुख्य रूप से जो इनका जनसंख्या का जो केंद्र है वो मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक व्यवसायों के कारण जनसंख्या में जो विकेंद्रीकरण है वो मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो जनसंख्या का जो वितरण का जो प्रतिरूप है वो भी इनमें भिन्न भिन्न रूप से देखने को मिलता है। जहाँ इस तरह की जैसे द्वितीयक हैं, तृतीयक हैं और चतुर्थक जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अधिक है या कम है, वो अपना आप में जनसंख्या को प्रभावित करती है कि वहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करेगा। सबसे पहले मैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश को लेता हूँ, जहाँ जो जनसंख्या का जमाव है बहुत विरल है, कम देखने को मिलता है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश की भूमि यद्यपि समतल भूमि है लेकिन यहाँ जलापूर्ति का अभाव है, अनावृष्टि है, अत्यधिक तापांतर देखने को मिलता है, आर्थिक क्रियाओं के लिए संसाधनों की कमी है, वनस्पति और अन्य जो जैविक तत्व हैं उनका मुख्य रूप से यहाँ अभाव पाया जाता है और जो मानव है उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ जो जनसंख्या है वो का जो वितरण है वो काफ़ी विरल रूप में पाया जाता है। हम देखते हैं कि ये संपूर्ण राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ जो जनसंख्या का जमा हो वो केवल 40% भाग ही यहाँ निवास करता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले हैं वो इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। जैसे इनमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू हैं, जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, पाली हैं, नागौर हैं, जैसलमेर हैं, झुंझुनू, सीकर और जालोर, ये जो 12 जिले हैं मरुस्थलीय जिले, ये मुख्य रूप से इस भूभाग में सम्मिलित हैं। हम देखते हैं कि जो जैसलमेर जिला है इस क्षेत्र का, उसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और उससे भी अधिक जनसंख्या जैसलमेर नगर में निवास करती है। हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी विरल है क्योंकि इस क्षेत्र में आवश्यक जलापूर्ति की सुविधा नहीं के बराबर है और इंदिरा गांधी नहर और सरदार सरोवर जो नहर नदी परियोजना है उनके द्वारा इस क्षेत्र में जलापूर्ति की विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं और इस जो प्रदेश है इसका सुचारू रूप से विकास करने की और भी योजनाएं हैं उनको लागू किया गया है। दूसरे भूभाग की बात करूँ तो मध्य दक्षिण का अरावली प्रदेश है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 6 जिले आते हैं। इनमें हम देखते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर के जिले शामिल हैं। हम देखते हैं कि यहाँ इस प्रदेश में धरातली जो विषमता है उनमें पर्वत और पहाड़ियाँ आदि मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जो अत्यंत ही कटी फटी भूमि है, चट्टानी धरातल है, जंगली क्षेत्र है आदि होने के कारण नदी, घाटियाँ और निम्न भूमि क्षेत्र में जनसंख्या का जो जमाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि यहाँ मुख्यतः जो आदिवासी जनसंख्या है वो ही यहाँ निवास करती है और यहाँ सभी जिलों में जो जन घनत्व है 200 से अधिक पाया जाता है। बनास, माही, बेड़च, आयड़ आदि नदियों की घाटियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इन घाटियों में समतल मैदानी भूभाग पर जनसंख्या का जो बसाव है सघन देखने को मिलता है। बांसवाड़ा का जो माही बेसिन है, छप्पन का मैदान है, यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है। सिरोही जिले में जनसंख्या का विरल पाई जाती है। साथ ही यहाँ औद्योगिक विकास भी अधिक नहीं हो पाया है और न्यूनतम परिवहन जाल भी यहाँ देखने को मुख्य रूप से मिलता है क्योंकि पहाड़ों पर अभी तक इस तरह की बहुत सारी सड़कें का निर्माण नहीं हो पाया है।
हम देखते हैं कि वर्तमान में सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं यहाँ चल रही है। और यहाँ की जनसंख्या जो मौसमी प्रवाह सबसे अधिक इनमें रहता है, क्योंकि ये लोग नज़दीकी गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को देखते हुए उस तरफ प्रवास कर जाते हैं। अतः यहाँ के आदिवासियों को जो रोजगार की तलाश में यहाँ से स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा जो मुख्य रूप से क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इसमें भी राजस्थान के 6 जिले आते हैं। इनमें बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ 12 जिले सम्मिलित हैं। यह भूभाग का 9.3% भूभाग है और जनसंख्या 11.93% इस भूभाग में पाई जाती है। बूंदी और चित्तौड़गढ़ में खनिजों की उपलब्धि, कोटा, चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग हैं, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है जो चंबल परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र हैं। और यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है वो भी 90 से 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ अपेक्षाकृत सघन जनसंख्या वाला भूभाग देखने को मुख्य रूप से मिलता है। और इस प्रदेश में आड़ूती का पठार मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसमें उच्च भागों में सघन वनस्पति देखने को मिलती है या पाई जाती है। और यहाँ जनसंख्या का जो बसाव है वो काफ़ी कम भी पाया जाता है। इसी तरह जो चौथा जो भाग है वो पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में सघन बसाव है। इस मैदान में प्रदेश में जो जनसंख्या बसाव अधिक होने के कई कारण हैं, जो उनमें से कई इस प्रकार के हैं। मैदानी भाग में सघन जनसंख्या मुख्य रूप से निवास करती है। यहाँ की शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त और सुविधाजनक और कार्य क्षमता बढ़ाने वाली है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और गहरी खेती के कारण उत्पादन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। यहाँ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है। यहाँ अनेक प्रकार के विनिर्माण उद्योगों का विकास है, साथ ही यहाँ कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी अधिक संचालित होती हैं। यहाँ पर परिवहन के साधन जैसे रेल, सड़क और वायु परिवहन का सघन जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा कृषि के साथ साथ पशुपालन उद्योग को भी यहाँ काफ़ी महत्व दिया गया है। यहाँ पर खाद्यान्न है, रेशेदार पेय पदार्थ, पेय फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है। और इस प्रदेश में प्रशासनिक और राजनीतिक चेतना भी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इस समतल मैदानी भाग में मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या का जमावड़ा देखने को मिलता है। इस भूभाग में अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा 9 जिले इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व का। तो घनत्व सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने पर जन घनत्व जो है वो निकाला जा सकता है। और ये जन घनत्व जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में व्यक्त किया जा सकता है। राजस्थान में हम जन घनत्व की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें अधिक जन घनत्व के क्षेत्र, मध्यम जन घनत्व के क्षेत्र और निम्न जन घनत्व के क्षेत्र मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं अत्यधिक जन घनत्व क्षेत्र की बात करूं तो इसके अंतर्गत वे जिले आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 430 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं। इसके अंतर्गत राज्य के 4 जिले आते हैं। राजस्थान के इन जिलों में जन घनत्व अधिक होने के कारण में हम देखें तो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, सिंचाई की सुविधा, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों की प्रधानता, परिवहन मार्ग और संसाधनों का सघन जाल। साथ ही ये जिले पूर्ववर्ती समतली मैदानी भूभाग में स्थित हैं, जहां पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थिक व्यवसाय जो है काफ़ी अधिक मात्रा में किए जाते हैं। और राज्य की इन जिलों में साक्षरता, प्रशासनिक और राजनीतिक चेतना भी काफ़ी अधिक पाई जाती है। इस प्रदेश में यूरोप, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है। साथ ही राजधानी क्षेत्र के निकट होने के कारण इसका जो विकासीय योजनाएं भी यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में संचालित की जा रही हैं। अब हम बात करें पहले हमने अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया, अब अधिक जन घनत्व क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत राज्य के वे जिले आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 250 से 430 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें राजस्थान के 10 जिले आते हैं।
इसके अंतर्गत राज्य के पर्वतीय, पठारी और मैदानी जिले शामिल हैं और ये जिले भी आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। इन प्रदेश में भी आर्थिक कार्यों का नियोजित ढंग से संचालन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज रेल मार्ग पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में खनिज और जल विद्युत ऊर्जा संसाधनों का आधिक्य पाया जाता है और राजनीतिक और प्रशासनिक चेतना भी मुख्य रूप से अधिक पाई जाती है। तीसरा हम देखें तो मध्यम जन घनत्व के क्षेत्र, इसमें राजस्थान के वे जिले आते हैं जिनका जन घनत्व 180 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसमें राज्य के 10 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान के पठारी, पहाड़ी और बेसिन मुख्य रूप से स्थित हैं। इनमें बनास, बेड़च, गंभीरी, माही, लोनी बेसिन के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि खनिज और ऊर्जा संसाधनों की इस भूभाग में काफ़ी प्रचुरता देखने को मिलती है। यहाँ पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, रेल मार्ग, वायु परिवहन आदि की स्थिति देखने को मिलती है। सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि भी यहाँ मध्यम विकासीय अवस्थाएं भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस प्रदेश में साक्षरता, लिंगानुपात, कार्य क्षमता भी मध्यम प्रकार की ही पाई जाती है और इन प्रदेशों में सीमेंट, खाद्यान्न, रसायन उद्योग काफ़ी अधिक विकसित हुआ है या हो रहा है। निम्न जन घनत्व के क्षेत्रों की मैं बात करूं तो इनमें राजस्थान के वे जिले आते हैं जिनका जन घनत्व 180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है और राज्य के इसमें 9 जिले शामिल किए जाते हैं। और इन जिलों में जन घनत्व कम होने के कई कारण हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे इसके अंतर्गत अधिकांश जो जिले हैं वो मरुस्थलीय भूभाग में आते हैं जिनकी पूर्व सीमा का निर्धारण वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है। इस प्रदेश में निरंतर सूखा और अकाल की स्थिति बनी रहती है जिसमें खाद्यान्न और चारा और पानी की स्थायी समस्या बनी रहती है। इस प्रदेश में वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम, तापांतर अधिक, धूल भरी आंधियाँ और बालुका स्तूपों का जो प्रवास है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा इस प्रदेश में केवल वर्षा काल में एक फसल ली जाती है, उसमें भी केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। व्यावसायिक फसलों का जो उत्पादन है नहीं के बराबर होता है या नगण्य होता है। इस प्रदेश में हम देखते हैं कि परिवहन साधनों और मार्गों और साधनों, संचार के साधनों का लगभग अभाव पाया जाता है। इस प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय ही अधिक है। विनिर्माण उद्योग का अभाव देखने को मिलता है। खनिज और ऊर्जा संसाधनों का अभाव होने से औद्योगिक विकास की संभावनाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इस प्रदेश में जन अभाव, प्रशासनिक राजनीतिक चेतना का अभाव होने से प्रादेशिक योजनाओं का भी अभाव देखने को पाया जाता है। इस प्रदेश की सामाजिक संरचना, धार्मिक सद्भावना, सांस्कृतिक संक्रमण और नवाचार की कमी भी यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इस प्रदेश में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अभाव भी पाया जाता है। ये जिले भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण असुरक्षित भी माने जाते हैं और इस प्रदेश के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की उदासीनता भी कई बार देखने को मिलती है, जिससे यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफ़ी निम्न स्तर का देखने को मिलता है। इस तरह से हमने जनसंख्या वितरण और उसके जनसंख्या घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया। धन्यवाद।